आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो कि चैप्टर 13 है और इसके अंदर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे एक्सरसाइज के एतबार से भी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ द फोर्स दैट अ कंडक्टर ऑफ कैपिटल L कैरिंग द करंट I experiences when placed in a magnetic field B? व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। दो चीज़ें आपने बतानी है, एक तो फोर्स बतानी है मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड बतानी है, और दूसरा आपने फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। मतलब एक कंडक्टर जिसमें से कोई करंट पास कर रहा है और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पड़ा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी और फोर्स किसके बराबर होगी। तो उसकी जो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, फोर्स की मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें से पास करने वाले करंट पे, उसकी लेंथ पे, और जो आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उस पे, और साथ में साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। जो थीटा एंगल है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में एंगल होता है। साइन पे इसलिए डिपेंड करता है कि अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दें, मींस दोनों की डायरेक्शन सेम हो, अगर थीटा ज़ीरो हो जाए तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चलता है कि फोर्स भी ज़ीरो हो जाती है। इस वजह से इस वाले रिलेशन को साइन एक्सप्लेन करता है। अगर इसे अपोजिट हो, थीटा ज़ीरो पे फोर्स मैक्सिमम होती, तो फिर काज को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ से हम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू ILB एंड साइन ऑफ थीटा। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 होता है। फ़र्ज़ करें कि एक हमारे पास रेल है और उसके ऊपर हम कंडक्टर रख देते हैं। कंडक्टर जिसकी लेंथ कोई L लेंथ है और वो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पड़ा है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें से पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें से करंट पास कर रहा है, मतलब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल है, एक इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट भी सेटअप है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इस वाले कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर यहाँ पे जिसकी लेंथ L लेंथ है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी और वो फोर्स की मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगी, और जो डायरेक्शन होगी इसकी फोर्स की वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं या सिंपल राइट हैंड रूल से, पाम रूल से हम बता सकते हैं। तरीकाकार ये है, अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हों तो आपकी एक फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मिडल फिंगर जो है वो आपके करंट की डायरेक्शन में, और जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूँ तो जो फोर फिंगर है वो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और फिर आप अपनी मिडल फिंगर को रिप्रेजेंट करेंगे इसके करंट की डायरेक्शन में, तो फिर जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, और इसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन पे लगेगी। तो आप इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकेंगे। फोर्स experienced by a conductor carrying current carrying conductor by the length capital L is directly proportional to the product of electric current, magnetic field, length of the conductor and sine of theta. Theta is the angle between the electric current and magnetic field. यहाँ पे electric current इस वजह से कहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर होगा, कंडक्टर की जो लेंथ की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इस वजह से यहाँ पे करंट को एज अ वेक्टर कंसीडर किया जा सकता है। डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फर्स्ट finger or forefinger of the left hand is directed towards the magnetic field and the middle finger
is directed towards electric current, then thumb will represent the direction of magnetic force on current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकेंगे. What is the nature of force between two parallel current carrying wires? दो parallel current carrying wires हैं और उसके ऊपर जो force की nature होगी वो कैसी होगी और उसको force किस डायरेक्शन में लगेगी आप ये बताएंगे. फ़र्ज़ करें कि मेरे पास दो वायर्स हैं और दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में है. इधर भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरी वायर ये है जो कि पैरेलल है उसके और उसके भी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में. अब सेम जो कंडक्टर है वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है. तो जो सेकंड वाला कंडक्टर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की जद में आएगा. कैसे? जो फर्स्ट है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा और जो सेकंड है उसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा. क्योंकि कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा. ये राइट हैंड रूल से आप बता सकते हैं. थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा तो जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं. तो ये दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. और अब अगर हम देखें फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट वाला 2 के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और जो सेकंड है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में. तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है. और अगर ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो इसका मतलब यही है कि जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है फर्स्ट वाला कि एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पड़ा हो और उसमें से करंट पास कर रहा हो तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर ली और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे. एक तरीकाकार हम यहाँ से सिंपली ये देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा इस रीजन में, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जबकि सेकंड वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और अगर कैंसल आउट करेंगे तो ये रीजन वीक रीजन बनेगा फील्ड का और वीक होने की वजह से दोनों को फोर्स वीक रीजन की तरफ लगेगी. इसको भी इस तरफ फोर्स लगेगी, इसको भी इस तरफ फोर्स लगेगी और दोनों ऐसा मालूम होगा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि दोनों वायर्स एक सेम डायरेक्शन में अगर करंट पास कर रहा है दो वायर्स में से तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी. आमतौर पे हम ये समझते हैं क्योंकि सेम है तो सेम चार्जेस का कंसेप्ट हमारे माइंड में होता है तो हम समझते हैं कि रिपेल करेगी, लेकिन ये असल में अगर वायर्स हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. अब बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप देखें तो पहले मैं फर्स्ट वाले के केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. फर्स्ट वाले के केस में आपने अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है. तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस वाले रीजन में जहाँ पे वीक लिखा हुआ है इस वाले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखें जो कि सेकंड वाले की वजह से है वो आउट ऑफ द प्लेन है. और आउट ऑफ द प्लेन के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन के लिए डॉट लगा दिया. तो डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट है, बाहर की तरफ आ रहा है, प्लेन की तरफ से बाहर की तरफ आ रहा है. तो अपनी फोर फिंगर को प्लेन की बाहर की तरफ रखें और अपनी मिडल फिंगर को अपवर्ड रखें. तो जो लगने वाली जो फोर्स होगी वो थंब रिप्रेजेंट करेगा और जो थंब है वो इनवर्ड है इसके सेकंड वाली वायर की तरफ है. तो इस वजह से इसको जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी. तो हमने दो तरह से इसको प्रूव कर लिया कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो
दूसरे वाले वायर्स की तरफ होगी और दूसरे वाली वायर को भी इस तरफ फोर्स लगेगी। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सेम डायरेक्शन में अगर करंट पास करता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करे तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये ज़रूरी है कि अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज द बोथ वायर्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दोनों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, इन दिस केस द बोथ वायर्स आर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन एंड अदर, एक दूसरे के ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। द नेचर ऑफ फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे डिटेल में लिखना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था कि उसकी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मिडल फिंगर है वो उसके करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V। चार्ज Q उसके और वो V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। अभी हमने देखा कि एक कंडक्टर F इज इक्वल, एक कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगती है वो F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के बराबर होती है। ये तो एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स है, और अगर एक चार्ज के ऊपर मालूम करनी है तो असल में कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लगती है, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहे होते हैं। चार्ज मूव करने की वजह से हर एक इंडिविजुअल चार्ज पे फोर्स लगती है, और वो ऐड अप होके पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स सामने आती है। तो अगर यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है उसकी जगह पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ, द डेल्टा Q बाय डेल्टा T LB एंड साइन ऑफ थीटा, और ये फोर्स, ये डेल्टा T लेंथ के साथ लिख दिया जाए तो ये बनेगा डेल्टा Q वैसे का वैसे ही जितना चार्ज है, लेंथ डिवाइड बाई टाइम, ये असल में स्पीड बन जाएगा या वेलोसिटी, एंड बी साइन ऑफ थीटा। तो F इज इक्वल टू डेल्टा Q मीन्स Q चार्ज मूव किया है, V B एंड साइन ऑफ थीटा, इतनी फोर्स एक चार्ज के ऊपर लगेगी। V उसकी स्पीड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, एंड साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। जब पहले लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में था, अब स्पीड और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में होगा। और इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि साइन थीटा है तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। साइन थीटा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। The magnitude of the force on a charge Q moving with speed V, velocity V can be derived from the force on a current carrying conductor। वहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, जो अभी हमने देखा, सिर्फ उसमें करंट की जगह पे Q डिवाइड बाई डेल्टा T पुट कर देंगे, और फिर जो डेल्टा T है वो लेंथ के साथ लिखेंगे तो वो स्पीड बन जाएगा। तो F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा है। और यहाँ पे डायरेक्शन बता सकते हैं, तो डायरेक्शन फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से आप बता सकते हैं, या जो सेकंड वाला हमने रिलेशन लिखा है कि F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B है, तो यहाँ से हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू V एंड B। V और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। लेफ्ट राइट हैंड रूल यूज़ करके अपने फिंगर्स आप वेलोसिटी की तरफ रखें और कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो वो जो थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो आपने
वेक्टर के चैप्टर में राइट हैंड रूल पढ़ा है, उस रूल से भी आप फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। दो तरह से बता सकते हैं, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं, दूसरा राइट हैंड रूल जो कि वेक्टर के अंदर आपने पढ़ा था उससे भी आप फोर्स की डायरेक्शन को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A uniform magnetic field B, an electron beam enters with the velocity v. Write the expression for the force experienced by the electrons. अभी हमने देखा कि एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो बराबर होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन ऑफ थीटा। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की बीम है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू माइनस ई। क्यू का मतलब है उसके ऊपर चार्ज माइनस ई है, वी बी एंड साइन ऑफ थीटा। तो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड तो उसी के बराबर है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप जैसे राइट हैंड रूल या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके फोर्स की डायरेक्शन को मालूम करेंगे, उसके बाद आप उस डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी। As magnitude of the magnetic force on each moving charged particle in magnetic field is defined as F is equal to QVB और यहाँ पे EVB sin थीटा है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखा, लेकिन नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो साथ में नेगेटिव साइन भी लिखें। क्वेश्चन नंबर 5। What will be the path of a charged particle moving in uniform magnetic field at an arbitrary angle with the field? आपने What will be the path of charged particle, एक charged particle का path क्या होगा, moving in a uniform magnetic field at any arbitrary angle with the field, किसी भी arbitrary angle के ऊपर। अगर तो एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 के साथ एंटर हो तो वो सर्कुलर पाथ बनाता है। अगर वो एंगल 0 के साथ एंटर हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट पाथ बनाता है। और अगर 0 और 90 के दरमियान में किसी भी एंगल पे जाए तो वो स्पाइरल फॉर्म में मूव करेगा। तो ये हम ये तीनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। The path of charged particle depends on angle of projection of charged particle in magnetic field. F is equal to QVB sin थीटा। एक चार्ज के ऊपर इतनी फोर्स लगती है। जब एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज होगा तो साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 होने की वजह से फोर्स 0 हो जाएगी। फोर्स 0 होने का मतलब है कि ये अनडिफ्लेक्टेड है। और अगर एंगल 90 आ जाएगा तो 90 होने की वजह से जो लगने वाली फोर्स होगी वो मैक्सिमम फोर्स लगेगी QVB। और इस केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। और अगर एंगल 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो कोई भी आर्बिट्रेरी फोर्स होगी, एंगल ना तो वो 0 है ना वो मैक्सिमम है। इस केस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा वो साइक्लोट्रॉन स्पाइरल वे में मूव करेगा। An electron, question number 6, an electron does not suffer any deflection while passing through a region. एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल है और ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रही है इसके अंदर वाइल पासिंग थ्रू अ रीजन। किसी एक रीजन में से पास कर रहा है तो इसका मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन सीधा पास कर रहा है किसी एक रीजन में से।
आर यू श्योर दैट देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड? आप उस रीजन के बारे में श्योर हैं कि वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन सीधा पास कर रहा है, तो क्या आप श्योर हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? तो पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव किया है। तो इस केस में जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, एंगल ज़ीरो होने की वजह से फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगी और वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में भी फोर्स ज़ीरो होगी। एंगल थीटा अगर ज़ीरो हो तो भी फोर्स ज़ीरो है, और अगर एंगल 180 डिग्रीज है तो भी फोर्स ज़ीरो है। तो हम श्योर नहीं है इस बारे में कि एक रीजन में से जहाँ से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो वो अनडिफ्लेक्टेड है। तो अनडिफ्लेक्टेड होने की वजह से हम श्योर नहीं है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़रूरी है कि वो ज़ीरो हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि एंगल ज़ीरो या 180 हो। No, we are not sure about that. If an electron does not suffer any deflection, then magnetic field in the region may or may not be zero. क्यों ऐसा क्यों है? जो फोर्स है वो ज़ीरो और वजह से भी हो सकती है। और कौन सी वजह हो सकती है? चार्ज ज़ीरो हो जाए, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, एंगल ज़ीरो या 180 हो जाए। चार्ज तो ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, फिर उसने कहा वो मूव कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है या फिर थीटा जो है वो 0 डिग्रीज है या वो 180 डिग्रीज है। दोनों एंगल के ऊपर साइन अपनी वैल्यू ज़ीरो देता है। There are two possibilities for straight moving charged particle. Magnetic field is zero, or theta is zero, or 180 degrees. Question number 7. An electron beam passes through a region of a crossed इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसे रीजन में से इलेक्ट्रॉन बीम पास कर रही है जिसके अंदर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्रॉस्ड का मतलब है कि परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऑफ इंटेंसिटी ई एंड बी रिस्पेक्टिवली, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ द बीम विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड? कौन सी वाली वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन स्पीड की कि वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करे? अनडिफ्लेक्टेड तब मूव करेगी जब अगर इस रीजन में से पास कर रही है तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो बराबर होती है वो बराबर होती है क्यू ई के, और जो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो अभी आपने देखी, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एफ बराबर होता है क्यू वी बी के। अब ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन की बीम के ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स लगने की वजह से ये अगर तो ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो वो उसको एक्सेलरेट करेगी, लेकिन चूंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन के लिए हम क्रॉस लगा देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इस डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि हम चार्ज पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं और बाद में इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट होगा, तो इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। और ये जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी फोर्स लगाएगा वो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हैं कि अपनी फिंगर्स को, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, मिडल फिंगर को आप उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें, और जो फोर्स होगी वो उसको लगेगी थंब की डायरेक्शन में, और वो थंब की डायरेक्शन अपोजिट है इस डायरेक्शन में।
तो दोनों की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाएं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी, और कैंसल आउट करने के लिए उसके नतीजे में ये फिर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, ये सीधा पास कर देगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी अपोजिट हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगी, दोनों फिर से अपोजिट हो जाएंगी, और अगर इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हुई तो वो फिर से अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगी। तो उसकी अब कैसे हम, अगर इनकी दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें, if the beam of electron is passing through a crossed electric and magnetic field, then the force due to the electric and magnetic field will be opposite in direction, दोनों opposite in direction होंगी। If the magnitude of these two forces becomes equal, then beam of the electrons will remain undeflected। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें और वहाँ से V बराबर आएगा E डिवाइड बाई B के। If the speed of electron is equal to the ratio of electric and magnetic field, the strength, then the beam of electron will remain undeflected। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन। अब सेम है, पहले हमने कहा था कि क्रॉस्ड हैं, अब सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स, अगर वो फील्ड्स की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट किया जाएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द टू फील्ड्स। अगर तो सेम उसी डायरेक्शन में, मतलब एक इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने इलेक्ट्रॉन को भी इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दी। जब इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ नेगेटिव प्लेट है और इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। तो आगे नेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो हैं वो दोनों पैरेलल हैं। एफ मैग्नेटिक क्यू वी बी साइन थीटा से आप बता सकते हैं कि थीटा चूँकि ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगी क्यू ई के। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी एफ इलेक्ट्रिक वो बराबर होगी क्यू ई के। ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेक्टर साइन हम यूज़ कर सकते हैं किसकी फोर्स की डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड को अगर सिर्फ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगी वो बराबर होगी ई, इसका चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जस्ट मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और साथ में ई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव साइन साथ में आएगा, और उस नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वो वहाँ पे रिपल्शन फील करेगा उस डायरेक्शन में। मतलब रिपल्शन फील करने का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। If an electron is projected in electric and magnetic fields, then the charge change in kinetic energy will be equal to the net work done by both the fields। जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें तो पहले अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, और साथ में क्यू वी भी साइन ज़ीरो है। साइन ज़ीरो होने की वजह से ये एंगल कुछ भी है, लेकिन चूंकि एंगल ज़ीरो है साइन के साथ तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वाली। जैसे अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगी, वो माइनस क्यू ई के बराबर होगी, और कोई डी डिस्टेंस उसने मूव किया है तो ये माइनस आएगा। माइनस का मतलब ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी, तो ये इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है।
ई डी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इस टर्म को, ई और डी को, तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आर की जगह पे डी कह दें, डी डिस्टेंस है, तो ई डी आप सिंपली इस इक्वेशन को ऐसे लिखा करते हैं, ई डी एंड वी, माइनस साइन जस्ट उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से उसको अगर हम निगलेक्ट करें, मैग्नीट्यूड को देखें तो वी इज इक्वल टू ई डी होता है, तो ई डी की जगह पे आप वी लिख सकते हैं, तो माइनस ई के बराबर आएगा। अब यहाँ पे बताएंगे कि नेगेटिव साइन शोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि आगे नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी तो वो डीएक्सेलरेट करेगा बाय ई वी, बिकॉज द इलेक्ट्रिक force on electron acts opposite to the electric field. If the electron is projected to the opposite to the electric field, or we project proton instead of electron, then change in kinetic energy will be equal to the positive plus E, increase करेगी, where V is the electric potential provided to the electron. Question number 9. What is the cyclotron frequency of a charged particle of mass m, charge q, moving in a magnetic field b? आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है साइक्लोट्रॉन की, चार्ज पार्टिकल की ऑफ मास m है, जबकि चार्ज उसके ऊपर q है, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फर्ज करें इनटू द प्लेन है, उसके लिए क्रॉस लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किए गए हैं ऊपर की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगी, और फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी वो हम फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अप्लाई कर सकते हैं कि अपनी फिंगर्स को, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखें, और जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ है फोर्स की डायरेक्शन। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, तो ये एक सर्कुलर पाथ ये बनाएंगे, और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे तो सर्कल की वजह से इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसके अंदर ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। If a charged particle is moving in circular path, then centripetal force is provided by the magnetic field. तो चूंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकल जो सर्कल में मूव करता है उसको फोर्स की ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होगी मैग्नेटिक फोर्स के। यही आपका पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर आर है, और इसको बराबर कर देंगे मैग्नेटिक फोर्स के, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होती है? QVB के। यहाँ से V डिवाइड बाई आर जो है वो आप सेपरेट कर दें, एक V कैंसिल हो गया और मास उधर चला गया, QB डिवाइड बाई M। V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और वहाँ से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी V डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर आ गई QB डिवाइड बाई M के। तो फ्रीक्वेंसी फिर किसके बराबर होगी? F फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा बराबर होगा 2 पाई F के, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F है, वो वहाँ पे पुट करेंगे ओमेगा की जगह पे, तो 2 पाई इधर आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू QB डिवाइड बाई 2 पाई M। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, गिव रीजन। न्यूट्रॉन का मतलब है, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। अगर चार्ज 0 है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगी और मैग्नेटिक फोर्स भी 0 होगी, तो फिर साइक्लोट्रॉन के अंदर हम इसको एक्सेलरेट
नहीं कर सकते। Neutrons being the neutral cannot be get accelerated because the magnetic force on the neutron due to the magnetic field will be zero. The F is equal to QV भी साइन थीटा होता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, चूंकि Q ज़ीरो है तो लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो होगी, तो हम इसे साइक्लोट्रॉन में मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। A current carrying loop free to turn is placed in a uniform magnetic field B. What will be its orientation relative to B in equilibrium state? इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर कौन सी ऐसी पोजीशन होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी है उसके अंदर, फ्री टू मूव भी है, तो व्हाट विल बी द ओरिएंटेशन टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि वो रोटेट ना करे। अगर हम एक टार्क कैलकुलेट करें किसी एक कॉइल के ऊपर, तो टार्क बराबर होता है किसी एक कॉइल के ऊपर जो टार्क की वैल्यू होती है NIAB cos of alpha, where alpha is the angle between plane of the coil and magnetic field। ये एक वाहद फार्मूला है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान में एंगल हम कंसिडर करते हैं। अदरवाइज जितने फार्मूले आप कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर जो रिलेशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और एरिया वेक्टर के दरमियान में होता है। तो ये एंगल अल्फ़ा जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके दरमियान में है, ये एंगल अल्फ़ा मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान में है। तो आपने ओरिएंटेशन बतानी है कि मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और उसमें से करंट कैरिंग भी है, करंट भी पास कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रोटेट ना करे। फर्ज करें एक रीजन है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं और इसके दरमियान में कॉइल है जो कि टेंड टू रोटेट है, इसमें से करंट पास कर रहा है। और करंट जो है वो इधर से डाउनवर्ड और इधर से अपवर्ड पास कर रहा है। तो करंट पास करने की वजह से क्या इसके ऊपर टार्क एक्ट करेगा, तो देखें कि अल्फ़ा कितना है इसका। तो अल्फ़ा देखने के लिए प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो प्लेन इसके पैरेलल है, तो एंगल काज अल्फ़ा ज़ीरो है, तो टार्क जो होगा वो बराबर होगा NIAB काज ऑफ अल्फ़ा की जगह पे 1 आ जाएगा, तो मैक्सिमम टार्क एक्ट करेगा यहाँ पे इस केस में। लेकिन हमें तो वो इक्वेशन चाहिए है, वो ओरिएंटेशन चाहिए जिसके अंदर हम इसका जो टार्क है वो ज़ीरो कर सकें। टार्क ज़ीरो कब होगा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 हो जाए। 90 मतलब जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, और वो केस कैसा हो सकता है, ये जो कॉइल है इस कॉइल में से करंट पास कर रहा है, लेकिन इस कॉइल का जो प्लेन है, प्लेन इसकी जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो एंगल 90 होने की वजह से अब इस केस के अंदर जो टार्क होगा वो ज़ीरो होगा, मींस ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमें बताना होगा कि एंगल 90 मींस क्या, कि प्लेन, ये जो ओरिएंटेशन है जिसमें प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। इफ एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन कॉइल इज पैरेलल, अब यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो प्लेन के अपोजिट होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। फर्ज करें कि ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा।
तो हमने एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन कॉइल इज पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन अदर वर्ड्स, plane of coil is perpendicular to the applied magnetic field, then torque acting on current carrying coil will be zero, because the action of the force acting on the both sides of the coil will pass through the axis of rotation। टॉर्क जीरो होने की वजह जो है वो ये है कि जो दोनों फोर्सेस, दोनों कंडक्टर्स जो दोनों एंड्स पे हैं, एक ये वाला कंडक्टर और एक ये वाला कंडक्टर, इन दोनों को जो फोर्स लगती है वो दोनों फोर्सेस पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। इस वजह से जो टार्क होता है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये बात जो है वो टार्क ज़ीरो होने की वजह से बताई है कि उसकी क्यों ज़ीरो होती है। इसकी वजह ये होती है कि दोनों फोर्सेस जो दोनों कंडक्टर्स के एंड पे लग रही हैं उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसमें से पास कर जाती हैं, इस वजह से टार्क ज़ीरो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट के तौर पे कैसे बिहेव करेगी। ये फ़र्ज़ कर लिया कि एक करंट कैरिंग कॉइल है। इससे पहले अगर आप ये समझें कि एक कंडक्टर अगर स्ट्रेट फॉर्म में होता है जिसमें से कोई करंट आई पास कर रहा है, तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है। और ये कैसे पता चलता है कि हमने कंडक्टर की को ग्रास्प करना है राइट हैंड रूल से, तो आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास खुद से जो करंट है वो एक सर्कुलर वायर में पास कर रहा है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा। और इस केस में अब आपने उलट कर देना है, आपकी जो फिंगर्स होंगी वो करंट को रिप्रेजेंट करेंगी और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो आप इसमें से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा वो इस डायरेक्शन में पास करेगा। फिर से देख लें कि पहले वाले केस के अंदर, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस के अंदर जो आपकी फिंगर्स हैं, कर्लिंग फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, जबकि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि कंडक्टर खुद से जब कर्ल हो जाए तो उस केस के अंदर जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। हाउ डज द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो ये जो कॉइल है, जो सेकंड वाली कॉइल हमने बनाई है, ये बार मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रही है। और जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं उस वाले फेस को क्या कहते हैं, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ पोल है। और जिस तरफ एंटर हो रही होती हैं वो साउथ पोल होगा। When current passes through a coil, it produces magnetic field perpendicular to the plane of the coil. The direction of the magnetic field can be determined by the right hand rule, in which the curling fingers represent the direction of the electric current and the coil, while direction of thumb represents the direction of magnetic field. One face of the coil will become the north pole and the while other will become the south pole, same as the bar magnet.